गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। एक टॉपिक है एंजाइटी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब साइकेट्रिक का एक टॉपिक है एंजाइटी। तो अपन आज पढ़ेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी की परिभाषा क्या होती है, इसके कौन कौन से की पॉइंट है, मतलब ये किसका डिसऑर्डर है, किस इवेंट को लेकर एंजाइटी ज़्यादा होती है, उसके बाद इसके कारण क्या है, कारण के बाद अपन पढ़ेंगे कि एंजाइटी कितने टाइप की होती है, फिर डिग्री ऑफ एंजाइटी क्या है, फिर इसके लक्षण क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे करेंगे और फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी की कि एंजाइटी होती क्या है। तो देखिए, एंजाइटी मतलब हिंदी में बोले तो चिंता। देखिए, अनप्लीजेंट रिएक्शन, नर्वसनेस, घबराहट, uneasiness to imaginary danger is known as anxiety। मैंने क्या बोला आपको? अनप्लीजेंट रिएक्शन, नर्वसनेस, घबराहट, uneasiness to imaginary danger is known as एंजाइटी। इमेजिनरी डेंजर मतलब काल्पनिक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया। काल्पनिक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया जैसे घबराहट और बेचैनी को ही एंजाइटी कहते हैं। मैंने क्या बोला? काल्पनिक खतरे के प्रति। अब काल्पनिक खतरे को इसको कैसे समझोगे? जैसे देखिए, आप कहीं गए और आप वहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरे घर पे ये हो रहा होगा, बच्चा स्कूल से आ गया होगा, उसने कैसे रोड क्रॉस किया होगा, कहीं रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, दरवाज़ा कैसे खोला होगा, सीढ़ियों से ऊपर छत पर तो नहीं चला गया होगा, छत से नीचे तो नहीं गिर गया होगा। मतलब आप ये सब इमेजिनेशन कर रहे हो, मतलब कल्पना कर रहे हो, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए क्या है? काल्पनिक खतरा। तो ये सोच सोच कर आप काल्पनिक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया, मतलब ये प्रतिक्रिया जो है आपके लिए क्या है? अप्रिय प्रतिक्रिया। जैसे इसकी वजह से क्या होगा? घबराहट होगा, बेचैनी होगी, उसे ही क्या बोलते हैं? चिंता। मतलब काल्पनिक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया जैसे घबराहट और बेचैनी को एंजाइटी कहते हैं। अनप्लीजेंट रिएक्शन, नर्वसनेस, घबराहट, अनइजीनेस टू इमेजिनरी डेंजर इज नोन एज एंजाइटी। अब जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंज होगा कि अब आपके सामने शेर आ गया, मतलब आपके सामने टाइगर आ गया, तो उस दौरान आपको जो अनप्लीजेंट रिएक्शन होगी, नर्वसनेस होगी, घबराहट होगी, वो एंजाइटी नहीं होगी, वो फियर होगी, क्योंकि अब वास्तविकता में आपके सामने रियल डेंजर है। तो वास्तविक खतरे के प्रति अगर काल्पनिक खतरे की जगह क्या आ जाए? वास्तविक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया, घबराहट, बेचैनी, तो उसे डर कहेंगे, फियर कहेंगे। पर काल्पनिक खतरे के प्रति होगी तो उसे एंजाइटी कहेंगे। तो एंजाइटी और फियर में क्लियर है? एंजाइटी का मतलब क्या है? काल्पनिक खतरे के प्रति होने वाली अप्रिय प्रतिक्रिया जैसे घबराहट और बेचैनी, मतलब वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसे कहेंगे एंजाइटी। दैट मीन्स अनप्लीजेंट रिएक्शन, नर्वसनेस, घबराहट, अनइजीनेस टू इमेजिनरी डेंजर इज नोन एज एंजाइटी। सिमिलर वर्ड होता है फियर, इसमें भी कुछ नहीं है, फियर में भी यही है। अनप्लीजेंट रिएक्शन, नर्वसनेस, घबराहट, अनइजीनेस टू रियल डेंजर, मतलब आपके सामने वास्तविकता में शेर आ जाए, तब आपको जो बेचैनी और घबराहट होगी उसे फिर अपन एंजाइटी ना कहकर क्या कहेंगे? फियर कहेंगे। समझ में आ गया? ओके, आगे बात करते हैं अपन की पॉइंट की। तो की पॉइंट, पहले की पॉइंट से क्वेश्चन, दो की पॉइंट है, दोनों की पॉइंट से क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। पहला की पॉइंट कि जो एंजाइटी है वो किसका डिसऑर्डर है? एंजाइटी डिसऑर्डर किसका है? पहला ऑप्शन कि एंजाइटी परसेप्शन का डिसऑर्डर है, एंजाइटी मेमोरी का डिसऑर्डर है, एंजाइटी इमोशन का डिसऑर्डर है, इमोशन या मूड, चौथा या एंजाइटी कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है। तो पहला ही पॉइंट पहला की पॉइंट डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ रहे हैं की पॉइंट। तो पहला ही की पॉइंट कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है। क्वेश्चन आ गया आपकी, एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, और चारों ऑप्शन आपके सामने है, परसेप्शन, मेमोरी, इमोशन, थॉट या कॉन्शियसनेस।
तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो होता है इमोशन का या मूड का। तो देखो अपन ने जब इमोशन पढ़े थे तो इमोशन के बारे में, इमोशन 3 प्रकार के होते हैं, प्लीजरेबल इमोशन, अनप्लीजरेबल इमोशन और अदर। प्लीजरेबल इमोशन में क्या होता है, जो व्यक्ति का माइंड होता है वो हैप्पीनेस रहता है, मतलब मैनिया, जिसमें सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है। अनप्लीजरेबल इमोशन में क्या होता है, व्यक्ति का माइंड सैडनेस और मूड रहता है, मतलब सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है, मतलब डिप्रेशन। अदर में अपन ने पढ़ा था जेलसी, हेट, लव, एंजाइटी, वंडर, फियर, ये सब कौन से में आते हैं, अदर इमोशन में। तो मतलब किसका डिसऑर्डर हो गया ये, इमोशन का। क्योंकि जब अपन इमोशन के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब इमोशन का जो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है जिसका नाम है अदर इमोशन, और अदर इमोशन में आती है एंजाइटी। तो पहला की पॉइंट कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, तो बेटा एंजाइटी डिसऑर्डर है इमोशन का, इमोशन का या मूड का। समझ में आ गया एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, तो एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, इमोशन या मूड का। ओके, आगे बात करते हैं कि किस इवेंट को लेकर एंजाइटी ज्यादा होती है, किस इवेंट को लेकर एंजाइटी ज्यादा होती है। पहला इवेंट है आपका प्रेजेंट इवेंट, दूसरा होता है आपका पास्ट इवेंट, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर इवेंट, और चौथा होता है आपका ऑल ऑफ देम। तो एंजाइटी किस इवेंट को लेकर ज्यादा होती है, तो जो एंजाइटी होती है वो फ्यूचर इवेंट को लेकर ज्यादा होती है। तो एंजाइटी आर मोस्ट कॉमनली अकर्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। तो किसको लेकर एंजाइटी ज्यादा होती है, भविष्य की बातों को लेकर एंजाइटी ज्यादा होती है। 2 की पॉइंट बताएं, दोनों की पॉइंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला कि एंजाइटी किसका डिसऑर्डर है, तो अपन ने बता दिया कि एंजाइटी मूड या इमोशन का डिसऑर्डर है। दूसरा की पॉइंट अपन ने देखा कि एंजाइटी किस इवेंट को लेकर ज्यादा होती है, तो एंजाइटी फ्यूचर इवेंट को लेकर ज्यादा होती है। तो एंजाइटी आर मोस्ट कॉमनली अकर्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। आगे बात करते हैं कोज कि अपन कोज कौन कौन से होंगे। कोज की बात करें मतलब कारण, किन किन कारणों से एंजाइटी होती है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है जेनेटिक, आनुवंशिकता, या जिसे बोल सकते हैं अपन फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के परिवार की हिस्ट्री है तो उनमें भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, नेवर चेंजेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर है। ओके, दूसरा अपन बात कर लेते हैं, एक पर्सनालिटी होती है बेटा जिसमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो एनजीएस पर्सनालिटी। ओके, एनजीएस पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एनजीएस पर्सनालिटी में कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है या कौन सा डिसऑर्डर दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एनजीएस पर्सनालिटी में कौन सा मेंटल डिसऑर्डर होता है। एनजीएस मतलब एंजाइटी, तो एनजीएस पर्सनालिटी में कौन सा डिसऑर्डर होता है, एनजीएस पर्सनालिटी में एंजाइटी नामक डिसऑर्डर होता है। अगला, एंजाइटी जो होती है मोर कॉमन होती है फीमेल में, किस में ज़्यादा होती है, एंजाइटी मोर कॉमन इन फीमेल, मतलब महिलाओं में एंजाइटी ज़्यादा होती है। बात करें नेक्स्ट की, तो एक जो गाबा का लेवल एंजाइटी में कब हो जाता है, गाबा का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं गाबा क्या है। तो देखो 3-4 मैंने कारण बताए आपको एंजाइटी होने के। पहला कारण ही मैंने आपको बताया जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। पहला क्या कारण बताया मैंने आपको, जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक पर्सनालिटी है जिसमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, उस पर्सनालिटी का नाम है एनजीएस पर्सनालिटी। क्या नाम है, एनजीएस पर्सनालिटी। तो क्वेश्चन आ जाता है एनजीएस पर्सनालिटी में कौन सा मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो एनजीएस पर्सनालिटी मतलब एनजीएस मतलब एंजाइटी। जैसे ओसीडी पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक ओसीडी है, तो उसमें जो पर्सनालिटी होगी ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। अगला मैं डीसीडी पढ़ाऊंगा उसके बाद, तो डीसीडी में जो पर्सनालिटी होगी वो अपनी होगी हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी। तो 3-4 पर्सनालिटियाँ ध्यान रखनी है। एंजाइटी महिलाओं में ज़्यादा होती है। चलिए आगे बात करते हैं गाबा। तो एंजाइटी में गाबा का लेवल कम होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर गाबा का लेवल कम होगा तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति को एंजाइटी हो सकती है। अब गाबा क्या है, गाबा का फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो जो ये गामा है ये एक प्रकार का न्यूरोइनिबिटरी ट्रांसमीटर है।
तो जो गामा है ये एक प्रकार का न्यूरो इनिबिटरी ट्रांसमीटर है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति में अगर गाबा का लेवल अच्छा है तो उस व्यक्ति के ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में बहुत अच्छा संतुलन होता है, जिससे व्यक्ति का माइंड रिलैक्स रहता है और व्यक्ति को प्रॉपर नींद आती है। समझ में आया? गाबा जो है एक प्रकार का न्यूरो इनिबिटरी ट्रांसमीटर है। अर्थात अगर गाबा का लेवल अच्छा है तो उस व्यक्ति में ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में बहुत अच्छा संतुलन होता है, उसका माइंड रिलैक्स रहता है और उसको प्रॉपर नींद आती है। पर एंजाइटी में इसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एंजाइटी वाले पेशेंट का क्या माइंड रिलैक्स रहता है? क्या उसे प्रॉपर नींद आती है? नहीं आती है। और ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? गाबा की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ एंजाइटी। तो टाइप ऑफ एंजाइटी की अगर अपन बात करें तो टाइप ऑफ एंजाइटी दो प्रकार की होती है। टाइप ऑफ एंजाइटी जो एंजाइटी होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। पहली है जीएडी और दूसरी है पीएडी। एंजाइटी कितने प्रकार की है? तो एंजाइटी दो प्रकार की है, जीएडी और पीएडी। अब बात करते हैं क्या होती है जीएडी। तो पहले जीएडी पढ़ लेते हैं, बाद में पीएडी पढ़ लेंगे। तो पहले जीएडी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो जीएडी की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जीएडी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएडी की फुल फॉर्म है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जो जीएडी का ऑनसेट होता है, मतलब जो जीएडी की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है, अर्थात ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे जीएडी की शुरुआत होती है। तो जो जीएडी का ऑनसेट होगा वो कैसा होगा? क्वेश्चन आ जाता है कि जीएडी का ऑनसेट किस प्रकार का होगा? तो ग्रेजुअल होगा। इसमें जो एंजाइटी होती है वो डेली रूटीन इवेंट को लेकर होती है, डेली रूटीन इवेंट को लेकर होती है। तो देखो अगर बात करते हैं कि जीएडी मतलब एक मैडम स्कूल गई हुई है, वो स्कूल में बैठे बैठे सोच रही है कि मेरा बच्चा स्कूल से आ गया होगा, उसने कैसे रोड क्रॉस किया होगा, कैसे घर गया होगा, कहीं गिर तो नहीं गया होगा। तो ये तो डेली का काम है, मैडम को भी रोज स्कूल जाना है, बच्चे को भी रोज स्कूल जाना है। तो जो जीएडी होती है वो डेली रूटीन इवेंट को लेकर होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जीएडी में जो एंजाइटी होती है किस इवेंट को लेकर होती है? पूरा जो एंजाइटी वो फ्यूचर इवेंट को लेकर होता है, पर जीएडी डेली रूटीन इवेंट को लेकर होती है। तो जीएडी में मैंने 2-3 पॉइंट बताए आपको। जीएडी का पूरा नाम क्या है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जो जीएडी की ऑनसेट होती है वो ग्रेजुअल होती है। मतलब ग्रेजुअल का मतलब, ऑनसेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत। मतलब जीएडी की शुरुआत कैसी होती है? तो बेटा जो जीएडी की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे होती है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। और जो जीएडी में के दौरान जो एंजाइटी होती है, तो जीएडी के दौरान जो एंजाइटी होती है वो डेली रूटीन इवेंट को लेकर होती है। ओके, आगे बात करते हैं पीएडी की। पीएडी दूसरा टाइप। तो पीएडी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीएडी। मतलब पीएडी का पूरा क्या नाम है? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। आगे बात करते हैं कि जो पीएडी की ऑनसेट होगी, मतलब जो शुरुआत होगी वो अचानक होती है, मतलब एक्यूट होता है। 2 वर्ड है ना, एक्यूट और क्रोनिक। मतलब जो धीरे धीरे हो वो, मतलब जो अचानक हो वो क्या होता है? एक्यूट। और जो लंबे समय से चला आ रहा हो वो क्रोनिक। तो जो पीएडी के दौरान, पीएडी के टाइम एंजाइटी के सिम्टम्स का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। तो देखो, ड्यूरिंग पीएडी सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी आर रीच्ड एट द पीक लेवल। मतलब क्या होता है कि पीएडी के दौरान जो एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं।
और इस दौरान व्यक्ति फील करता है, ड्यूरिंग पीएडी पर्सन फील हिज हार्ट विल स्टॉप वर्किंग, कि उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। हिज ब्रेन ब्लड वेसल्स विल बी रप्चर, कि उसके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी। हिज रेस्पिरेशन विल बी स्टॉप, कि उसका श्वसन बंद हो जाएगा। ही बिकेम मैड, वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो पीएडी के दौरान जब सिम्टम्स पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो व्यक्ति कैसा महसूस करता है, व्यक्ति महसूस करता है कि उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, उसकी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी, उसकी जो श्वसन दर है वो रुक जाएगी, कुल मिलाकर वो पागल हो जाएगा। और पीएडी के दौरान व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है बेटा वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। क्वेश्चन यही से है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित। तो पीएडी जब किसी व्यक्ति को पीएडी होता है तो जीएडी जो होता है वो पीएडी में कन्वर्ट होता है। पर जब पीएडी हो जाता है तो पीएडी के दौरान व्यक्ति की पर्सनालिटी अस्त व्यस्त हो जाती है। आपने देखा होगा जब पीएडी वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसे अपने बालों का, सेविंग का, कपड़ों का कुछ ध्यान नहीं रहता, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है अव्यवस्थित हो जाती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पीएडी के दौरान व्यक्ति की पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीएडी के दौरान व्यक्ति की पर्सनालिटी अव्यवस्थित हो जाती है। ओके, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया पीएडी के बारे में। पीएडी के बारे में मैंने आपको बताया कि पीएडी का पूरा नाम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है। जो पीएडी का ऑनसेट होता है, मतलब जो पीएडी की शुरुआत होती है वो अचानक होती है, मतलब एक्यूट होती है। तो पीएडी का ऑनसेट कैसा होगा, एक्यूट होगा। आगे मैंने बताया आपको पीएडी के दौरान एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं। और जब सिम्टम्स पीक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इस समय व्यक्ति महसूस करता है या फील करता है कि उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, उसके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी, उसका श्वसन दर रुक जाएगा, कुल मिला के वो पागल हो जाएगा। और इस दौरान व्यक्ति की पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, मतलब अव्यवस्थित हो जाती है। तो 3-4 क्वेश्चन आ गए। पहला ही तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि किस प्रकार का डिसऑर्डर है एंजाइटी, तो इमोशन या मूड का डिसऑर्डर है। किस इवेंट को लेकर एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो ये फ्यूचर इवेंट को लेकर एंजाइटी ज़्यादा होती है। कोज अपन ने देख लिया, मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, गाबा। एंजाइटी में गाबा का लेवल कम हो जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं टाइप की। तो पहला बड़ा जीएडी। जीएडी की ऑनसेट कैसी होती है, ग्रेजुअल होती है। पीएडी की ऑनसेट कैसी होती है, एक्यूट होती है। और पीएडी में व्यक्ति की पर्सनालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब अव्यवस्थित हो जाती है। समझ में आया आपको यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ एंजाइटी। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ एंजाइटी। किसकी बात करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ एंजाइटी। डिग्री ऑफ एंजाइटी। तो कुल मिला के मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि डिग्री ऑफ एंजाइटी जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन एंजाइटी सिम्टम्स। एंजाइटी सिम्टम्स कुल मिला के जो डिग्री ऑफ एंजाइटी होगी वो एंजाइटी के सिम्टम्स पर निर्भर करेगी। सपोज कीजिए कि जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो माइल्ड है, मतलब बहुत कम है, तो उस व्यक्ति को जो एंजाइटी होगी वो होगी माइल्ड एंजाइटी। कैसी होगी, माइल्ड एंजाइटी। सिम्टम्स थोड़े बहुत ज़्यादा है, मतलब मॉडरेट है। एंजाइटी के सिम्टम्स कैसे हैं, मॉडरेट है, तो उस व्यक्ति को जो एंजाइटी होगी वो होगी मॉडरेट एंजाइटी। कैसी होगी, मॉडरेट एंजाइटी। अब व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो थोड़े सीवियर हैं, तो उस व्यक्ति को जो एंजाइटी होगी वो होगी सीवियर एंजाइटी। कैसी एंजाइटी होगी बेटा, सीवियर एंजाइटी। अब व्यक्ति के जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वेरी सीवियर लक्षण आ रहे हैं एंजाइटी के, उसमें वेरी सीवियर लक्षण आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति में जो एंजाइटी होगी उस एंजाइटी का नाम होगा वेरी सीवियर एंजाइटी। वेरी सीवियर एंजाइटी। और बेटा इसे ही बोल देते हैं पीएडी। तो जो अपना टॉपिक था वो था कि एंजाइटी की डिग्री कितने प्रकार की होती है, तो डिग्री ऑफ एंजाइटी। तो जो डिग्री ऑफ एंजाइटी होती है वो 4 प्रकार की होती है। डिग्री ऑफ एंजाइटी कितने प्रकार की होती है बेटा, तो जो डिग्री ऑफ एंजाइटी होती है वो 4 प्रकार की होती है। डिग्री ऑफ एंजाइटी कितने प्रकार की,
तो डिग्री ऑफ एंजाइटी 4 प्रकार की। और डिपेंड किस पे करेगी डिग्री ऑफ एंजाइटी? एंजाइटी के सिम्टम्स पर। पहला, अगर एंजाइटी के लक्षण ही माइल्ड है तो वो जो एंजाइटी होगी होगी माइल्ड एंजाइटी। सिम्टम्स थोड़े बहुत मॉडरेट है एंजाइटी के तो वो जो एंजाइटी होगी होगी मॉडरेट एंजाइटी। सिम्टम्स जो एंजाइटी के वो सीवियर है तो वो जो एंजाइटी होगी उसे बोलेंगे सीवियर एंजाइटी। जो एंजाइटी के सिम्टम्स है वो वेरी सीवियर है तो जो एंजाइटी होगी उसे बोलेंगे वेरी सीवियर एंजाइटी। और वेरी सीवियर एंजाइटी को बेटा बोल देते हैं PAD। क्या बोल देते हैं? PAD। चलिए आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो कल मैंने आपको बताया फोबिया जब पढ़ाया था कि फोबिया में एंजाइटी के लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्यतः तो फोबिया में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि फोबिया वाला जो पेशेंट होता है वो फोबिक सिचुएशन को अवॉइड करता है। पर अगर फोबिया वाले व्यक्ति को फोबिक सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो उसे एंजाइटी होती है और उस कंडीशन में एंजाइटी के लक्षण दिखाई देते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो सीधी एंजाइटी हो रही है मतलब एंजाइटी के लक्षण दिखाई देंगे। पर मैंने कल ही आपको बताया कि जो एंजाइटी के लक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एंजाइटी के लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स जिन्हें हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक लक्षण, और एक होता है बेटा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उन्हें बोल सकते हैं मानसिक लक्षण। तो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उनमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहला जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का कम लगना। दूसरा दिखाई देता है बेटा नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा होना या उल्टी हो जाना। ओके। तीसरा दिखाई देता है पाल्पिटेशन का क्या मतलब होता है? खुद की हार्ट रेट खुद को सुनाई देना। चौथा होता है चेस्ट पेन, मतलब छाती में क्या होना? दर्द होना या चेस्ट का हेवीनेस होना। अगला दिखाई देता है बेटा पांचवा दिखाई देता है डिस्निया, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आना। छठा दिखाई देता है टेकिपनिया, दैट मीन्स श्वसन दर का बढ़ जाना। सातवां दिखाई देता है पसीने हो जाना, मतलब स्वेटिंग आना। आठवां दिखाई देता है बेटा कूल बॉडी का क्या हो जाना? ठंडी हो जाना। नौवां दिखाई देता है बेटा फैटिगनेस, मतलब थकान। और 10वां लास्ट में होता है बेटा कॉन्स्टिपेशन। तो ये कुछ लक्षण है एंजाइटी के शारीरिक लक्षण। कौन से लक्षण है बेटा? ये है एंजाइटी के शारीरिक लक्षण। तो शारीरिक लक्षण में सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा? एंजाइटी के जो शारीरिक लक्षण होते हैं, एंजाइटी वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, मतलब एनोरेक्सिया। उसे ऐसा लगता है कि अब वोमिटिंग हो जाएगी या वोमिटिंग हो चुकी है, तो नोजिया एंड वोमिटिंग। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मतलब खुद की हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है, पाल्पिटेशन। छाती जो होती है, चेस्ट जो होता है हेवी हो जाता है या चेस्ट पेन होने लग जाता है, हेवीनेस ऑफ चेस्ट या चेस्ट पेन। सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, मतलब डिस्निया। श्वसन दर बढ़ जाती है, मतलब टेकिपनिया। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा पसीने हो जाता है, मतलब स्वेटिंग। फिर उसके बाद बॉडी जो होती है ठंडी हो जाती है, कूल बॉडी। देन नेक्स्ट फैटिगनेस, मतलब थकान। और लास्ट में होती है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जी। तो ये तो थे एंजाइटी के शारीरिक लक्षण, मतलब फिजिकल सिम्टम्स। आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आएंगे। तो एंजाइटी के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? तो कल भी मैंने आपको बताया एंजाइटी के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, एंजाइटी के जो मानसिक लक्षण या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मानसिक लक्षण। तो सबसे पहले बात करें जो एंजाइटी के मानसिक लक्षण होते हैं, सबसे पहला होता है फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब चेहरे पर डर साफ दिखाई देगा। फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन।
दूसरा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, मतलब इधर जा रहा होगा उधर जा रहा होगा। सेंसिटिव टू नॉइस, मतलब आवाज के प्रति क्या होगा, संवेदनशील होगा। ये है एंजाइटी के कौन से लक्षण, मानसिक लक्षण, मतलब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। चेहरे पर डर साफ दिखाई देगा, मतलब फियरफुल फेशियल एक्सप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, और किसी भी आवाज के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब सेंसिटिव टू नॉइस। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो अपन बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में मैंने आपको पहले बता रखा है कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो जो डायग्नोसिस की बात करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग। अब हिस्ट्री टेकिंग भी दो, अगर खुद के बारे में ली जा रही है तो पर्सनल हिस्ट्री टेकिंग, और अगर फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है तो फैमिली हिस्ट्री टेकिंग। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा कौन सा है बेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब शारीरिक परीक्षण। तीसरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और चौथा इसे बोलते हैं MSE, और चौथा है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसे बोलते हैं MMSE। इनके थ्रू अपन क्या करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर जो एंजाइटी है उसे डायग्नोस करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, खुद के बारे में पूछा जा रहा है, कितने साल के हो, क्या काम करते हो, कौन सा सेवन नशा करते हो, तंबाकू लेते हो, बीड़ी पीते हो, अल्कोहल लेते हो। तो अगर खुद के बारे में पूछा जा रहा है, पर्सनल हिस्ट्री टेकिंग। शादी हो गई, कितने बच्चे हैं, दैट मीन्स फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण, हेड टू टो उसका परीक्षण करना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये दो टेस्ट है जिनको करते हैं ना। तो इनको पढ़ेंगे अपन कैसे करते हैं, पर अभी सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो देखो, जिस प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस 4 प्रकार से किया जाता है, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसी प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी करते हैं 3 प्रकार से। पहला ECT, और दूसरा साइकोफार्मेकोलॉजी, और तीसरा होता है बेटा साइकोथेरेपी। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मानसिक विकार मतलब मेंटल डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस में मेजर मेंटल डिसऑर्डर है जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तो मतलब उनमें ECT और साइकोफार्मेकोलॉजी के थ्रू करते हैं। न्यूरोसिस माइनर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मतलब उनमें ECT नहीं देना है, उनमें 2 तरीके से करना है, साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। तो अपना जो एंजाइटी है वो न्यूरोसिस वाली बीमारी है, तो इसमें अपन 2 प्रकार से करेंगे, साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। तो साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा अपना, जो अपना मैनेजमेंट होगा, इसमें पहला जो अपना मैनेजमेंट होगा वो होगा साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ओके, साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहली ड्रग देंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन सी ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होगी वो क्या करेगी, व्यक्ति के डिप्रेशन को ठीक करेगी, टू ट्रीट द डिप्रेशन ऑफ पेशेंट, मतलब व्यक्ति के डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो ड्रग देंगे वो कौन सी होगी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, टैबलेट देते हैं
सर्ट्रालिन। अब देते कैसे हैं, 25 mg फर्स्ट 5 डेज, फिर 50 mg नेक्स्ट 5 डेज, फिर 75 mg नेक्स्ट 5 डेज, फिर 100 mg कंटिन्यू। ओके, तो देखिए साइकोफार्मेकोलॉजी मैनेजमेंट करेंगे तो साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब ड्रग्स देंगे। और एंजाइटी में 2 प्रकार के ड्रग देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करेगी, व्यक्ति के डिप्रेशन को ठीक करेगी, मतलब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग टू ट्रीट द डिप्रेशन ऑफ पेशेंट। और उसका उदाहरण कौन सा टैबलेट है, एक टैबलेट है जिसका नाम है सर्ट्रालिन। सर्ट्रालिन टैबलेट देते हैं, कैसे देंगे, पहले 5 दिन 25 mg देंगे, अगले 5 दिन 50 mg देंगे, फिर अगले 5 दिन 75 mg देंगे और 100 mg को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद दूसरी ड्रग देते हैं बेटा, इसमें दूसरी ड्रग देते हैं और उस ड्रग का नाम है एंटी एंजाइटी ड्रग। कौन सी ड्रग, एंटी एंजाइटी, जिसे बोलते हैं बेटा एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक ड्रग। ये ड्रग क्या काम करेगी, ये ड्रग क्या करेगी, पेशेंट के एंजाइटी को कम करेगी। और पेशेंट की एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो ड्रग का नाम है टेबलेट क्लोनाजीपाम। टेबलेट क्लोनाजीपाम 0.5 mg देते हैं। अगर नॉर्मली ऐसे ही देनी है, मतलब एंजाइटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेडेशन के लिए देनी है, नींद के लिए देनी है, तो HS देते हैं। पर यहाँ व्यक्ति को क्या है, एंजाइटी, मतलब उसकी एंजाइटी ठीक करनी है, तो कैसे देंगे, आधी सुबह, आधी दोपहर में और एक रात को, फॉर 10 डेज। मतलब शुरू के 10 दिनों में 3 डोज देनी है, आधी दिन में, आधी दोपहर में और एक रात को। फिर क्या करनी है, आधी सुबह देनी है, एक रात को देनी है, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज। ओके, फिर क्या करनी है, एक रोज देनी है आपको फॉर 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज। समझ में आ गया कैसे देनी है, मतलब जो एंटी एंजाइटी ड्रग है वो व्यक्ति की एंजाइटी को ठीक करेगी। और उसके लिए जो ड्रग आती है उस ड्रग का नाम है टेबलेट क्लोनाजीपाम 0.5 mg। शुरू के 10 दिन 3 टाइम देनी है, TDS देनी है, आधी सुबह, आधी दोपहर में, एक शाम को। फिर अगले 10 दिन आपको BD देनी है, आधी सुबह और एक रात में। फिर अगले 10 दिन आपको OD देनी है, वो HS देनी है, एक टेबलेट देनी है रोज रात को। तो ये था आपका एंजाइटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास OCD को लेकर, और OCD ऑब्सेसिव कंपल्जन डिसऑर्डर। उसके बाद फिर अपना एक और बचेगा DCD। ओके, चलिए, थैंक यू।